मुंबई से बड़ी खबर आपको बताएंगे। घाटकोपर में होर्डिंग गिरने का ये पूरा मामला है, जिसमें 6 सदस्यों की एसआईटी टीम पूरे मामले की जांच करेगी। जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। एसआईटी ने मुख्य आरोपी भावेश भिंडे को आवास की उनकी जांच भी की है। एसआईटी ने जांच के दौरान कई दस्तावेज भी इस दौरान जब्त किए। तो ये बड़ा मामला सामने आया था। दरअसल मुंबई से जब आंधी तूफान वहां पर हुआ, ये होर्डिंग गिर गया, कई लोग इसमें घायल हो गए थे। अब बड़ी जानकारी इसमें यह है कि मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से इसमें एसआईटी का गठन हो गया है। 6 सदस्यों की एसआईटी की पूरी टीम होगी जो कि मामले की जांच करेगी। बड़ी जानकारी इसमें यह भी है कि जब दिल्ली में यह हादसा हुआ, इसके बाद माफ कीजिएगा, मुंबई में जब यह हादसा हुआ तो दिल्ली में भी इसको लेकर बाकायदा पूरा ऑडिट सिस्टम चलाया गया ताकि इस तरीके की कोई घटना दिल्ली में सामने ना आए। तो बड़ा हादसा हुआ था। 6 सदस्यों की एसआईटी टीम इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल करेगी। दरअसल ये जो होर्डिंग लगाया हुआ था, ये तमाम जो मानदंड थे, तमाम जो गाइडलाइंस थी, उनको दरकिनार करते हुए होर्डिंग को लगाया गया था। उस पर भी अब जांच होगी। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब वहां पर लगाना अलाउ नहीं था या इस तरीके की जो गाइडलाइंस थी उनका पालन जब नहीं किया गया तो ये होर्डिंग इतने दिन तक वहां पर कैसे था। तमाम ऐसे सवालों के जवाब अब लेने की कोशिश यहां पर टीम की तरफ से की जाएगी। एसआईटी टीम का गठन इसमें कर दिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एसआईटी की टीम बनाई है और इस पूरे मामले में अब जांच तेज होगी, क्योंकि इसमें पुलिस को कुछ दस्तावेज थे वो भी इसमें हाथ लगे थे। बढ़ते खबरों में आगे बात ओडिशा की, बात गृह मंत्री अमित शाह की। दरअसल ओडिशा के केंदुझर में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा हुई, तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। ये विधानसभा का चुनाव ओडिशा का गौरव का चुनाव है। ओडिशा पर कोई तमिल शासन कर सकता है क्या, ये पूछा गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई तमिल बाबू ओडिशा चला सकता है क्या, उड़िया बोलने वाला मुख्यमंत्री यहाँ पर शासन करेगा। नवीन बाबू ने 25 साल में ओडिशा को पीछे छोड़ दिया। ओडिशा के 25 लाख लोगों के पास आज भी घर नहीं है। केंदुझर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह और ये तमाम बड़ी बातें कहते नजर आए। ये विधानसभा का चुनाव ओडिशा का गौरव का चुनाव है। साथ ही साथ उन्होंने आपको बताते चले कि कहा है कि लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी 310 सीट जीत चुकी है, ये भी वो कहे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संबलपुर में शाह ने जनता से कहा कि भाजपा को केंद्र और राज्य दोनों में सरकार बनाने का समर्थन दें। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य लगातार जो विपक्ष पर निशाना भी साधने के साथ साथ तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहाँ पर करते हुए नजर आए। साक्षी बिल्कुल, और इस बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं ओडिशा से। ओडिशा के संबलपुर से लेकर पुरी तक अमित शाह का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी रहा। ओडिशा में जब शाह मौजूद रहे तो जीत की राह, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। बीजेडी पर बोला बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि नवीन बाबू के राज में केवल बाबूशाही चल रही है। इस तरीके से हमलावर होते हुए गृह मंत्री अमित शाह को देखा गया। ओडिशा में जब संबोधित कर रहे थे उस दौरान उन्होंने बातें कही। देखिए, बड़ी बातें किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई है। बीजेडी पर जमकर हमला उन्होंने बोला और कहा कि जिस तरीके से उन्होंने ये निशाना साधा, तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी यहाँ पर किया। नवीन बाबू के राज में केवल बाबूशाही ही चल रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि पीएम ने उड़ीसा की भाषा और संस्कृति का गौरव बढ़ाने का काम किया है। विपक्ष पर बोला बड़ा हमला। 4 जून को तीसरी बार मोदी सरकार एक बार फिर से। दरअसल संबलपुर में यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जनता को संबोधित कर रहे थे उस दौरान उनकी तरफ से बातें कही गई कि पीएम मोदी ने हमेशा से उड़ीसा के जो लोग हैं उनके बारे में सोचा है, उड़िया भाषा और संस्कृति का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी ने हमारे उड़ीसा के गरीब और आदिवासी के घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर समग्र उड़ीसा का सम्मान करने का काम किया है। तो देखिए किस तरीके से ये बड़ी बातें गृह मंत्री अमित शाह के जरिए इस दौरान कही गई। वहीं देखिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब जेपी नड्डा की। दरअसल आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे हैं जेपी नड्डा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्र विरोधी ताकतों से गहरे रिश्ते हैं। आतंकियों से फंडिंग लेने का आरोप है। केजरीवाल ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। ये शहरी नक्सलवाद के उदाहरण है। हमें 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो पूरे तरीके से आश्वस्त जेपी नड्डा नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्र विरोधी ताकतों से गहरे रिश्ते हैं। पंजाब चुनाव में भी आरोप लगा कि उन्हें आतंकियों से फंडिंग मिली है। अरविंद केजरीवाल ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये शहरी नक्सलवाद का उदाहरण है। हमें 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। क्या कुछ और कहा है जेपी नड्डा ने, जरा सुनिए। जो राष्ट्र विरोधी हैं उनके साथ आम आदमी पार्टी का गहरा रिश्ता है। अभी नहीं, पंजाब के चुनाव में भी आरोप लगा था कि टेररिस्टों से फंडिंग हुई है।
और उस पर एक भी जवाब अरविंद केजरीवाल ने आज दिन तक नहीं दिया। ये सब लोग अर्बन नक्सलिज्म के रूप हैं और ये देश में डिस्ट्रक्शन हो, देश का विकास रुके, मुख्य धारा से अलग चल करके और सारी परंपराओं को तोड़ा जाए, इस विचारधारा के लोग हैं। एक तरफा फैसला 400 प्लस मोदी जी के पक्ष में एनडीए आ रही है। तो दिल्ली में आप पर जेपी नड्डा ने निशाना साधा, कहा हमें 400 से अधिक सीटें मिलेंगी और इन्हीं तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए नजर आए जेपी नड्डा। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, हरियाणा में बीजेपी का प्रचार अभियान तेज और रोहतक में जेपी नड्डा का रोड शो में लोगों की भारी संख्या में भीड़ नजर आई। तस्वीर आपके स्क्रीन पर, पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के रोहतक में रोड शो करते नजर आए, तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया, विपक्ष पर निशाना साधने के साथ साथ जन समर्थन, लोगों से आशीर्वाद और देखिए किस तरह से फूल बरसाकर जेपी नड्डा का वेलकम किया गया कार्यकर्ताओं की तरफ से। पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में यहां रोड शो हुआ। तो आगे के फेज में हरियाणा में इलेक्शन और ऐसे में बीजेपी के तमाम दिग्गजों का फोकस फिलहाल हरियाणा पर है। पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे हरियाणा और अब देखिए पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो करते जेपी नड्डा की तस्वीर। और देखिए इकोनॉमिक टाइम्स की अगर बात की जाए, क्योंकि हरियाणा की बात आप कर रही थी कि हरियाणा के ऊपर खासा फोकस यहाँ पर है, हेडलाइन यहाँ पर दी गई, कास्ट इक्वेशन एंड एंग्री फार्मर्स एंड अग्निवीर स्कीम पोज अ चैलेंज फॉर बीजेपी इन हरियाणा। और हरियाणा का पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो यहाँ पर समझाया गया, किस तरीके से तमाम जो दिग्गज है वो ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि राजनाथ सिंह भी मैदान में, क्योंकि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एनडी गठबंधन के ऊपर बरसते हुए राजनाथ सिंह को देखा गया। एनडी गठबंधन दिन प्रतिदिन समाप्त होता जा रहा है और केजरीवाल सिर्फ 1 जून तक के लिए ही बाहर आए हैं, उसके बाद वो फिर से जेल में होंगे। राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा मंत्री है हमारे, उन्होंने कहा कि आपने पूरी दिल्ली को शर्मिंदा किया, यानी कि आम आदमी पार्टी ने शर्मिंदा किया। इंडी गठबंधन दिन प्रतिदिन समाप्त होती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिर्फ 1 जून तक के लिए बाहर आए हैं, उसके बाद में वो फिर से जेल में चले जाएंगे। उन्होंने जिस प्रकार की हरकत की है उससे उन्होंने पूरी दिल्ली को शर्मिंदा किया है। और क्या कुछ खास कहा, आपको सुनवाते हैं। इंडी अलायंस का एग्जिस्टेंस दिन प्रतिदिन समाप्त होता जा रहा है और आपने देखा होगा कि इस समय दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री आप पार्टी के नेता केजरीवाल जेल से बाहर केवल 1 तारीख के लिए आए हैं, पूरे जेल में होंगे। और मैं समझता हूं कि उन्होंने पूरे जिस प्रकार की हरकत की है उसे पूरे दिल्ली प्रदेशवासियों को उन्होंने शर्मिंदा किया है। दरअसल आपने राजनाथ सिंह को सुना, वो रोड शो कर रहे थे दिल्ली में। इस दौरान जमकर विपक्ष पर भी हमला उन्होंने बोला। बुद्ध विहार इटाला में रोड शो रक्षा मंत्री की तरफ से किया गया। रोड शो में भारी भीड़ लोगों की उमड़ी। पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो दिल्ली में, देश की राजधानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल रोड शो किया और ऐसे में वहां पर विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। दिल्ली की जनता से अपील की है कि उनके जो कैंडिडेट है उनको वोट कीजिए, उनको जिताइए और आपके भविष्य के लिए जिस तरीके से योजना हमारे पास है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, जो दिशा और दशा है, वो पहले से तय की है कि किस दिशा में आगे देश को बढ़ाना है, किस तरीके से आपका विकास करना है। रोड शो के दौरान रक्षा मंत्री की तरफ से हालांकि आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला गया। और वहीं देखिए बोकारो कल पहुंचे थे राजनाथ सिंह, वहां पर उन्होंने किया था जनसभा को संबोधित और कहा था कि भारत लगातार पहले की अपेक्षा धनवान हो रहा है। नेहरू कहते थे सरकार बनी तो गरीबी दूर करेंगे। आप आंकड़े देखिए कितनी गरीबी दूर हुई है। इन्होंने सिर्फ गरीब हटाने की बात की है और किया कुछ नहीं। पीएम मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। तो बोकारो झारखंड कल पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया और कहा कि भारत लगातार पहले की अपेक्षा अब धनवान होते जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे उनकी सरकार बनी तो वो गरीबी को दूर करेंगे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी यही कहते थे। उन्होंने कहा कि आप आंकड़े उठाइए, आंकड़ों को देखिए और आप देखिए कि कितनी गरीबी दूर हुई है। इन्होंने सिर्फ गरीबी हटाने की बात की है लेकिन हुआ कुछ नहीं है। परंतु 9 साल जो भी हमने देखे उसमें पीएम मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। तो ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र रक्षा मंत्री की तरफ से कल बोकारो में किया गया। बढ़ते खबरों में आके संत कबीरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की। एसपी के शासन में राम भक्तों पर गोली चलती थी। आज अयोध्या में राम भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है। अयोध्या को एक बार फिर से त्रेता युग का गौरव दिलाने का काम कर दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाते थे और आज अयोध्या में राम भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने
आगे कहा कि अयोध्या को एक बार फिर से त्रेता युग का गौरव दिलाने का काम कर दिया गया है। जिन आतंकवादियों ने राम मंदिर पर आतंकी हमला किया था, इन्होंने उनके मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, सुनिए। राम भक्तों पर गोली चलाते थे और आज अयोध्या में राम भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा। अयोध्या को एक बार फिर से त्रेता युग का गौरव दिलाने का काम कर दिया गया है। ये समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर तो गोली चलाती है और जिन आतंकवादियों ने राम मंदिर पर आतंकी हमला किया था, उनके मुकदमों को बेशर्मी के साथ वापस लेने का काम करती है। और देखिए, बढ़ते खबरों में आगे, सिद्धार्थनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस के समय में पीएम कहते थे कि 100 पैसा भेजते हैं, केवल 15 पैसा पहुंचता है। आज ये स्थिति नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज तो आपके पास जनधन अकाउंट है, पैसा सीधे आपके अकाउंट में आता है। उन्होंने कहा कि दरअसल लखनऊ में एक क्लिक करते हैं, अगले ही क्षण पैसा आपके खाते में आता है। वो कहते हुए नजर आए। सिद्धार्थनगर में ये जनसभा रही, वहां पे संबोधित उनके द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 100 पैसा भेजते हैं, नीचे केवल 15 पैसा पहुंचता है। आज ये स्थिति नहीं है। आज तो आपके पास जनधन अकाउंट है, पैसा सीधे आपके अकाउंट में आता है। हम लोग लखनऊ में एक क्लिक करते हैं, अगले ही क्षण आपके पास में आपका पैसा पहुंच जाता है। और इसी बात का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी भी करते हुए नजर आए थे, किस तरीके से डिजिटलाइजेशन हुआ है और सबके पास आज बैंक खाते हैं। कांग्रेस के समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 100 पैसा भेजते हैं, नीचे केवल 15 पैसा पहुंचता है। आज ये स्थिति नहीं है। आज तो आपके पास जनधन अकाउंट खुल चुके हैं। पैसा लखनऊ या दिल्ली से आता है, सीधे आपके अकाउंट में आता है। किसी को वृद्धा पेंशन, किसी को निराश्रित महिला पेंशन। तो वहीं हरियाणा के पानीपत में सीएम धामी ने जनसभा की। पीएम देश को विकास के पथ पर ले जा रहे हैं। कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तुष्टीकरण को कांग्रेस बढ़ावा दे रही है। दरअसल पानीपत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब जनसभा को संबोधित किया तो उस दौरान उनकी तरफ से ये बड़ी बातें कही गई। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां पीएम मोदी देश को विकास के पथ पर आगे ले जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हमेशा की तरह इस चुनाव में भी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है। पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या कुछ और कहा गया, सुनिए। एक तरफ आज मोदी जी जहां देश को विकास के पथ पर आगे ले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हमेशा की तरह इस चुनाव में भी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है। आपको याद होगा 2014 से पहले किस प्रकार घोटालों की लाइन लगी रहती थी। एक से बढ़कर एक घोटाले सामने आते थे भाइयों बहनों, लेकिन मोदी जी के 10 वर्षों के कालखंड में एक भी घोटाला नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी ने कहा प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही कि न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीजेपी ने दिल्ली में अब झोंक दी अपनी पूरी ताकत। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचे। रोड शो उनके द्वारा किया गया। रोड शो में भारी भीड़ नजर आई और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके द्वारा रोड शो किया गया। तो अब क्योंकि दिल्ली में होने हैं 25 मई को चुनाव, और ऐसे में अब पूरी ताकत झोंकती हुई बीजेपी नजर आ रही है। अब से बहुत कम समय रह गया है और ऐसे में बीजेपी के जितने भी दिग्गज हों, चाहे खुद पीएम मोदी हो या जेपी नड्डा हो या राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हो, जितनी भी स्टार प्रचारक है, हर कोई दिल्ली का रुख कर रहा है। और दिल्ली में पूरी ताकत झोंकती हुई बीजेपी अब इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली की सियासत भी बहुत ज्यादा हाई है। चाहे वो स्वाति मालीवाल का मुद्दा हो या आम आदमी पार्टी जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हों, ऐसे में सियासत बहुत जोरों पर है और ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई इस वक्त नजर आ रही है। 25 मई को होनी है वोटिंग और उसके पहले कोई भी कोर कसर पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। वजह यही है कि स्टार प्रचारक हों, चाहे खुद पीएम मोदी हों, वो इस वक्त दिल्ली का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार जोर पकड़ रहा है। बढ़ते खबरों में आगे बिहार से खबर। अश्विनी कुमार चौबे ने कहा 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार।
जनता ने संकल्प लिया है और इस संकल्प को हम पूरा करने जा रहे हैं। 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। दरअसल बिहार के शिवहर में केंद्रीय मंत्री उन्होंने कहा कि जनता ने संकल्प लिया है कि इस संकल्प को हम पूरा करने जा रहे हैं और ये जनता का संकल्प है कि 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 400 पार का नारा यहां पर भी गूंजा। सुनिए। 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, यह जो जनता ने संकल्प लिया है उस संकल्प को हम पूरा करने जा रहे हैं। ये जनता का संकल्प है। पार्टी ईमानदारी से और हम एनडीए के गठबंधन तमाम साथियों को साथ लेकर के और 4 जून को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विजयी होगा और उनके नेतृत्व में बाद में सरकार बनेगी, वो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार 400 पार की सरकार बनेगी। और देखिए, इस बीच सभी पक्ष और विपक्ष के नेता रोड शो करते हुए नजर आ रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बीच रोड शो किया। भजनपुरा इलाके में रोड शो उनके द्वारा किया गया। कन्हैया के समर्थन जो कि उनके प्रत्याशी हैं, उनके लिए ये रोड शो अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्होंने उत्तर पूर्वी जिले के से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के समर्थन में भजनपुरा से रोड शो किया और वो तस्वीरें भी फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, और जमकर चुनाव प्रचार करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। और देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना उनकी तरफ से साधा गया। 7 सीटें हैं दिल्ली की, 4 आम आदमी पार्टी के पास इंडिया अलायंस के तहत और 3 गई हैं कांग्रेस के खाते में। बात झारखंड की करेंगे क्योंकि झारखंड के जमशेदपुर में केजरीवाल ने चुनाव प्रचार किया। इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगे उन्हें। संबोधन के बाद ड्रम बजाते दिखे हैं केजरीवाल। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जमशेदपुर में चुनाव प्रचार के दौरान अपने सार्वजनिक संबोधन के बाद ड्रम पर अपना हाथ आजमाया और ये देखिए कितने खुश वो नजर आ रहे हैं ड्रम बजाते हुए तमाम कार्यकर्ताओं के बीच, समर्थकों के बीच अरविंद केजरीवाल। और इस दौरान उन्होंने संबोधन के बाद जनता से भी तमाम वादे दावे किए हैं। इंडी गठबंधन के लिए उन्होंने वोट मांगे, यानी कि इंडिया लाइन से जो भी उम्मीदवार हैं उसको वोट करने की जनता से अपील की है। झारखंड के जमशेदपुर में चुनाव प्रचार अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया और ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक अलग अंदाज आपको अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर नजर आ रहा होगा और जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उनके साथ संजय सिंह भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं क्योंकि संजय सिंह लगातार जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं उनके साथ मौजूद रहते हैं। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी। कन्हैया कुमार ने भजनपुरा में इस दौरान रोड शो किया, जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने भजनपुरा में रोड शो किया। उस दौरान की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस और चाहे आम आदमी पार्टी हो, हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई, कोई भी कोर कसर कोई भी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है। जनता से जीत का आशीर्वाद मांगते हुए कन्हैया कुमार की तस्वीरें आप देख सकते हैं जब वो भजनपुरा इलाके में पहुंचे और इस दौरान रोड शो करते हुए नजर आए। पीएम मोदी भी पहुंचे हुए थे। बीते दिनों आपने देखा था जब पीएम मोदी ने यहाँ पर रोड शो किया था और इसके बाद कन्हैया कुमार पहुंचे हैं जनता से जीत का आशीर्वाद मांगते हुए। तस्वीरों में वो नजर आ रहे हैं। तो देखिए लगातार जो है उम्मीदवार वो भी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जन समर्थन की अपील करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। कन्हैया कुमार भजनपुरा में उन्होंने रोड शो किया। तो दिल्ली में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी है, जनता से जीत का आशीर्वाद मांगते हुए नजर आए कन्हैया कुमार। बढ़ते हैं खबरों में आके और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। स्वाति मालीवाल मारपीट केस और पुलिस विभव को मुंबई ले गई है। दावा किया गया है कि केजरीवाल के पीए ने आईफोन फॉर्मेट कर दिया है, डेटा किसी और को ट्रांसफर कर दिया है। तो देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। जांच के लिए विभव को मुंबई लेकर पहुंची है पुलिस और मुख्यमंत्री के पीए पर अपने परिचित के कंप्यूटर में डेटा सुरक्षित रखने का दावा है। केस दर्ज होने के बाद कई शहरों में गया था आरोपी, ये भी जानकारी सामने आई है। बताते चले आपको कि उत्तर जिला पुलिस स्वाति मालीवाल मामले में जांच के लिए मंगलवार को विभव को लेकर मुंबई पहुंची है और पुलिस हिरासत मांगते समय मुंबई जाने की जरूरत का भी जिक्र किया था। जांच में जुटे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 13 मई को स्वाति पर हमले के बाद विभव सीएम के साथ अलग अलग कुछ शहरों में गया था और पूछताछ में ये मालूम हुआ है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद विभव ने अपना आईफोन फॉर्मेट कर दिया। हालांकि विभव ने इसके पीछे बग की वजह से फोन के ठीक से काम नहीं करने की बात बताई है, वजह शेयर किया है।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच में ये पता चला है कि मुंबई में फोन फॉर्मेट किया गया था और विभव ने फॉर्मेट करने के पहले अपने जानकार के कंप्यूटर में सारा डेटा सुरक्षित रखा है। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। साक्षी, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के मामले में, जहां पर प्रयागराज हाईकोर्ट में मंदिर पक्ष की तरफ से वकीलों ने अपना पक्ष रखा। 24 मई को मामले में अगली सुनवाई होगी। वहीं नवभारत टाइम्स की अगर बात की जाए तो यहां पर बताया गया कि विवादित धार्मिक स्थलों पर नहीं लागू होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस पर हिंदू पक्ष का यह बड़ा दावा यहां पर सामने आया। दरअसल उत्तर प्रदेश के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई लगातार जारी है। इस बीच 18 केसों की एक साथ में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी का पक्ष जाना है। केस की यहां पर पोष्णीयता पर भी फैसला होना है। इस सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से दी गई दलील पर चर्चा शुरू हो गई है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में इलाहाबाद रोड कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान सोमवार को हिंदू पक्ष ने अपनी दलील दी। इस दौरान कहा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 केवल वहीं लागू होगा जहां पर कोई भी विवाद नहीं है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात आज की फैक्ट फाइल की करेंगे। यादों में संगीतकार राम लक्ष्मण का वास्तविक नाम विजय पाटिल था। ऑर्केस्ट्रा बैंड में काम करते थे। फिल्म पांडु हवलदार से उन्होंने करियर की शुरुआत की। कई हिट फिल्मों में अपना संगीत भी उन्होंने दिया। फिल्म मैंने प्यार किया के संगीत से वो काफी ज्यादा फेमस हुए थे। तो यादों में संगीतकार राम लक्ष्मण, और ऐसे में कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। लेकिन अगर बात करें उनके फेमस होने की तो फिल्म मैंने प्यार किया के संगीत से वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए, चर्चित हुए।